चलिए, इस प्रकार हम लोगों ने अभी जो देखा वो सारे के सारे क्या थे, पुरातात्विक साक्ष्य थे। ये जैसे कि आप ये डायग्राम ध्यान से बना लो। इसमें आप देख रहे होंगे कि जितने भी पुरातात्विक साक्ष्यों के बारे में अभी हम लोगों ने जाना, क्या है उसमें अभिलेख हैं, मुद्राएं हैं, स्मारक हैं, मूर्तियां हैं, चित्रकला है, ठीक है, चित्रकला, और साथ में मोहर, मृदभांड, इन सब के बारे में अभी हमने देख लिया। ठीक है, आप सब इस चीज़ से अगर एक चीज़ को अगर आप गौरपूर्वक देख रहे होंगे तो आपको एक बात समझ में आ रही होगी कि जितनी भी चीज़ों का हम अध्ययन कर रहे हैं, चाहे वो अभिलेख हो, चाहे वो मोहरें हों, चाहे वो मृदभांड हो, चाहे वो चित्रकला के बारे में हो, चाहे वो मुद्राओं के बारे में हो, कुल मिला के ये सारी की सारी चीज़ें क्या हैं, एक प्रकार से प्राचीन चीज़ें हैं। प्राचीन वस्तुओं का अध्ययन हो रहा है। कुल मिला के आप अगर देख रहे हैं तो पुरातात्विक वस्तुओं का अध्ययन, हम ये कह सकते हैं कि प्राचीन वस्तुओं का अध्ययन करके हम इतिहास के बारे में जानकारी अर्जित करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसा ही एक पीटी का क्वेश्चन आपसे यहाँ से बनता है कि प्राचीन वस्तुओं के अध्ययन का सर्वप्रथम कार्य किसने शुरू किया था, या प्राचीन वस्तुओं के अध्ययन करने का कार्य सर्वप्रथम किसने किया। ये पीटी का क्वेश्चन आपसे बनेगा। तो ध्यान रखना, एक व्यक्ति हुआ जिसका नाम था विलियम जोन्स। ठीक है, विलियम जोन्स। इस व्यक्ति ने इन सभी प्राचीन वस्तुओं के अध्ययन का कार्य करना सबसे पहले शुरू किया और बताया हमें कि इन वस्तुओं के अध्ययन के माध्यम से भी हम इतिहास के बारे में जानकारी अर्जित कर सकते हैं। और इसी विलियम जोन्स ने 1784 में एक सोसाइटी का नाम बनाया जिसका नाम पड़ा एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। पीटी में कई बार ये क्वेश्चन आया है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के नाम से 1784 में विलियम जोन्स ने एक सोसाइटी बनाया था जिसका नाम था एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। ध्यान रखना, पीटी का सवाल है, इसको बिल्कुल भूलना नहीं है। विलियम जोन्स कौन है? विलियम जोन्स प्राचीन वस्तुओं के अध्ययन करने का कार्य सबसे पहले जिस व्यक्ति ने किया उस व्यक्ति का नाम था विलियम जोन्स। 1784 में इसी विलियम जोन्स ने क्या बनाया, एक एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की। ऐसी तो बहुत सारी सोसाइटी बनी, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ मुंबई भी थी, बम्बई भी थी, बहुत थी, अलग अलग थी, परंतु जो सबसे प्रमुख है, जो एग्ज़ाम के हिसाब से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और जिससे ज़्यादातर सवाल आते हैं, वो है विलियम जोन्स वाली एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। ध्यान रहेगा यहाँ तक। तो ये पूरी कहानी थी अभी तक हमारे किसके, इतिहास को जानने के साधनों की। इतिहास के साधनों को हमने देखा कि दो भागों में हम उसको तोड़ के पढ़ लेते हैं। एक होते हैं पुरातात्विक साक्ष्य, एक होता है साहित्यिक साक्ष्य। अब हम पढ़ेंगे साहित्यिक साक्ष्यों के बारे में। अभी तक हमने पुरातात्विक साक्ष्य देखा जिसमें अभिलेख, मुद्राएं, ये सब हम पढ़ चुके हैं, वो बताने की आवश्यकता नहीं। ठीक, अब पढ़ेंगे हम साहित्यिक साक्ष्यों के बारे में। सबसे पहले समझिए साहित्य क्या है और साहित्य साक्ष्य क्या है। अभी तक आपको जितनी भी चीज़ें देखने को मिल रही हैं, ये सारी की सारी चीज़ें आपने देखा पत्थरों में, सिक्कों में, धातुओं में, इन सब में आपको कुछ ना कुछ उकेर के बनाया गया है, कुछ खोद खोद के लिखा गया है, ये सारी चीज़ें हैं। परंतु अगर यही जानकारी को कलम किताब के माध्यम से या किसी पन्नों में या किसी पत्रों में एक सीक्वेंस में क्रमबद्ध रूप से अगर हम इसको संकलित कर देते हैं तो वो कहलाता है साहित्य। जैसे रामायण, महाभारत, उसमें आप देखोगे ना, शुरुआत से ही आप देखोगे कि एक के बाद एक कांड लगे होते हैं उसमें। अयोध्या कांड, फिर आपका बाल कांड, फिर आपका ये कांड, श्रीलंका कांड, और फिर सुंदर कांड। ये सारे जो एक क्रमबद्ध रूप में बना हुआ है, वो उसकी जानकारी हमें भले ही अलग अलग माध्यम से मिली, पर उसको हमने एक क्रमबद्ध रूप में बनाया, वो कहलाते हैं सारे के सारे साहित्य। आप समझ रहे होंगे, जब प्राचीन समय में जो लोग लिखते थे, उस समय के बारे में लिखते थे, तो वो उसे कैसे लिखते थे, ऐसे पेड़ की छाल में लिखते थे, पेड़ की छाल, और इसमें अपना लिख दिए। पत्तों में लिखते थे, ऐसे करके जो पत्ते होते हैं आपके, उन पत्तों में लिखते थे। और यही पत्र हमको, यही छाल हमको, हमें क्या हुआ, उत्खनन के दौरान मिली, और उत्खनन के दौरान हमने इनको क्या किया, संकलित किया, एक के बाद एक लिया, समय के आधार पे देखा, समय को आधार बना के हमने देखा कि किस टाइम पीरियड में किसको लिखा गया था, किस टाइम पीरियड में उसके बाद किसको लिखा गया। इन सभी को हमने एकत्र किया, और एकत्र करने के बाद हमने इसको क्या किया, एक संकलन बना के इनको बनाया साहित्यिक स्रोत।
वो कहलाते हैं आज आपके साहित्यिक स्रोत। रामायण, महाभारत, ये सब वेद पुराण तो बहुत बाद में बने हैं। आपके वैदिक काल आया तब ये वेदों का गठन हुआ, उसके पहले भी तो कुछ ना कुछ था ही था। तो उन सारी चीज़ों को कहा जाता है क्या? साहित्य। ठीक है, अब साहित्यिक स्रोतों को भी हम दो भागों में तोड़ के पढ़ते हैं। एक पढ़ते हैं धार्मिक साहित्य, धार्मिक ग्रंथ, और एक पढ़ते हैं लौकिक साहित्य के अंदर। लौकिक साहित्य का मतलब ये हुआ, मुख्य रूप से आप ऐसा समझिए कि कोई बाहर का व्यक्ति अगर आपके क्षेत्र में आता है घूमने के लिए, और घूमने के दौरान वो जो अनुभव करता है, वो जो फील करता है, उसे ऐसा महसूस होता है, उसे कैसा महसूस हुआ, उसने क्या खाया, उसे लोगों के बारे में क्या समझ में आया, यहाँ की संस्कृति के बारे में क्या समझ में आया, इन सभी चीज़ों को वो अपने एक डायरी में लिख लेता है। जैसे आप कभी गोवा घूमने जाते हो या कभी भी कहीं पे भी जाते हो तो आप एक डायरी लेके जाते हो, और डायरी में आप बराबर लिखते हो कि आज हमने यहाँ गए, वहाँ मेरे को एक आंटी मिली, आंटी बहुत ही अच्छी थी, आंटी बहुत प्यार से बात करती थी, आंटी ने जुड्डा बांधा हुआ था बाल में, आंटी ने साड़ी पहनी हुई थी। ये सारी चीज़ें आप लिखते हैं। कुल मिला के आप क्या बनाते हैं? एक याद बनाते हैं। दरअसल आप अपना खुद का साहित्य लिख रहे हैं, आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप साहित्य लिख रहे हैं। जब आज से 1000-2000 साल बाद आपकी वो डायरी मिलेगी तो उसी डायरी को साहित्य समझ के आपके इतिहास का वर्णन किया जाएगा कि उस समय लोग ये ऐसी चीज़ हमको यहाँ से मिली, और उस समय के लोग, उस समय की महिलाएं साड़ी पहनती थी, बालों में जुड्डा करती थी, अच्छी थी, वैसी थी, ये सारी चीज़ें। तो ऐसे ही प्राचीन समय में भी जो बाहर के विदेश के जो लोग आए हमारे भारत में, उन्होंने भारत को घूम घूम के जो अनुभव किया, और उन अनुभवों को उन्होंने एक कापी किताब में एक संकलन बनाया, और उन्हीं को ही हम कहते हैं लौकिक साहित्य। जब हमें वो चीज़ें मिली, उनके बारे में जब हमें पता चला, तो उनको पढ़ने के दौरान हमें पता चला कि इन लोगों ने भारत के बारे में ऐसा ऐसा डिस्क्रिप्शन दिया है, ऐसा ऐसा बताया है, और उन्हीं साहित्यों को कहते हैं हम क्या? विदेशी यात्रियों का विवरण या लौकिक साहित्य। लौकिक साहित्य में जीवनियाँ भी आती हैं। आप जानते हो राजा महाराजाओं के घरों में राजदरबारी कवि होते थे जो केवल और केवल उन राजाओं के बारे में ही बताते थे, उनकी जीवनी लिखते थे कि कब क्या कर रहे हैं, कितनी पत्नियां थीं, कितने बेटे थे, कैसा शासन था, जनता इनके बारे में क्या सोचती है, पब्लिक इनके बारे में क्या सोचती है, कैसे निर्णय लेते थे, न्याय व्यवस्था क्या थी। ये सारी चीज़ें आप जीवनी में पढ़ते हो ना। जैसे किसी भी की जीवनी उठाएंगे आप, एपीजे अब्दुल कलाम की जीवनी उठा लीजिए, बचपन से लेके उनकी मृत्यु तक की बहुत सारी बातें जो लोगों को पता ही नहीं है वो जीवनी में मिल जाती है। तो वो जो जीवनी लिखी जाती है वो कहलाता है लौकिक साहित्य। क्या कहते हैं उसे? लौकिक साहित्य। तो लौकिक साहित्य में मुख्य रूप से हम दो चीज़ों को शामिल करके पढ़ते हैं, और इन्हीं चीज़ों के माध्यम से हमें उस समय विशेष के बारे में पता चला कि उस समय क्या स्थितियाँ थी, क्या राजनीतिक स्थिति थी, क्या सामाजिक स्थिति थी। इन्हीं के माध्यम से हमें उस समय के बारे में पता चला, जिसमें जीवनी है, विदेशी यात्रियों का विवरण है, कुछ ऐतिहासिक ग्रंथ भी हैं जिनको हमने लौकिक साहित्य में शामिल किया। अब अगर हम धार्मिक साहित्य की अगर बात करें तो धार्मिक साहित्य को भी हम हमारे पढ़ने के हिसाब से, ताकि हमको सुविधा अच्छी हो, उसको दो भाग में तोड़ के पढ़ते हैं, ब्राह्मण ग्रंथ में और एक ब्राह्मणेतर ग्रंथ में। ब्राह्मण ग्रंथ का मतलब समझिए पहले क्या है। ब्राह्मण ग्रंथ मतलब ऐसे वे सभी ग्रंथ जो उस समय लिखे गए जब ब्राह्मणों का अच्छा खासा वर्चस्व था, जब ब्राह्मण समाज की मुख्य धारा में सबसे ऊपरी पृष्ठ पे थे, उस समय जो ग्रंथ लिखे गए उन्हें कहा जाता है ब्राह्मण ग्रंथ। नाम से ही स्पष्ट समझ में आ रहा होगा, ठीक है। ब्राह्मण में ब्रह्मा का मतलब होता है यज्ञ, और यज्ञ करने के लिए जो कर्मकांड करना पड़ता है, उसके जो रीति रिवाज होती है, उन सब को मानने के लिए उसे कैसे किया जाए, कैसे नहीं किया जाए, इन सब के नियम कानून एक ग्रंथ में भी लिखे गए हैं जिसका नाम पड़ेगा ब्राह्मण ग्रंथ। ये आगे मिलेगा अभी आपको, इसी के अंदर आता है आपका, देखो ये लिखा है ब्राह्मण ग्रंथ, जिसको श्रुति कहते हैं। तो ब्राह्मण ग्रंथ उस समय लिखे गए जब समाज में ब्राह्मणों का अच्छा खासा वर्चस्व था, समाज के वो एकदम फ्रंट पे थे, एकदम सबसे मुख्य सबसे ऊपरी हिस्से पे कौन थे? ब्राह्मण थे। उस समय जितने भी ग्रंथ लिखे गए उनको कहा जाएगा ब्राह्मण ग्रंथ। और ब्राह्मणेतर ग्रंथ का मतलब हुआ ब्राह्मणेतर, ब्राह्मण उत्तर मतलब ब्राह्मण के बाद।
एक समय ऐसा भी आएगा जब ब्राह्मणों का वर्चस्व कम हो जाएगा, ब्राह्मण मुख्य समाज में थोड़े नीचे पायदान पर पहुंच जाएंगे और दूसरा समाज के लोग उस समय, दूसरे धर्म के लोग जो होंगे वो ऊपर पहुंच जाएंगे। एक समय ऐसा आता है जैसे जैन धर्म और बौद्ध धर्म, जब जैन धर्म और बौद्ध धर्म हमारे भारत में इंट्रोड्यूस होते हैं, हमारे भारत में जब इनका परिचय होता है, तब आप देखना उस समय ब्राह्मण धर्म वाले बहुत सारे लोग थे, पर अचानक से बहुत सारे लोग जैन धर्म को मानने लगते हैं, कुछ बौद्ध धर्म को मानने लगते हैं, ब्राह्मणों का वर्चस्व खत्म होने लगता है। ये सारी स्थिति भी हम देखेंगे। तो ये ब्राह्मणेतर ग्रंथ के अंदर मुख्य रूप से हम जैन धर्म और बौद्ध धर्म को पढ़ते हैं। ठीक है, ब्राह्मण ग्रंथ के अंदर भी देखेंगे तो श्रुति और स्मृति। श्रुति के अंदर जैसे वेद हो गए, आपके उपनिषद हो गए, पुराण हो गए, ब्राह्मण हो गए, आरण्यक हो गए, ये सारे हम श्रुति के अंदर पढ़ते हैं। जबकि स्मृति, आपको पता है सबसे पुरानी स्मृति अगर कोई है तो उसको कहा जाता है मनुस्मृति। ध्यान रखना, सबसे पुरानी स्मृति, सबसे प्राचीन अगर कोई स्मृति है तो वो है मनुस्मृति। ऐसे तो बहुत सारी स्मृतियां हैं, परंतु ध्यान आपको मनुस्मृति के बारे में रखना है। और स्मृति का मतलब नाम से समझ में आ रहा होगा, एक प्रकार की यादगार, उस समय विशेष की यादगार। ऐसे ही आप देखेंगे रामायण, महाभारत, ये सब क्या हैं, आपकी स्मृतियां हैं, जिनको अलग अलग समय पे अलग अलग ऋषि मुनियों द्वारा लिखा गया। तो साहित्यिक में हम इन चीज़ों को पढ़ते हैं, पुरातात्विक में हम उन चीज़ों को पढ़ते हैं जो खुदाई के दौरान हमको भौतिक चीज़ें जो मिलती हैं, जिसकी भाषा को हम समझने में थोड़ी सी हमें कठिनाई गई, हम समझ नहीं पाए। पत्थर, ऐसे कोई भी यंत्र वंत्र, जितनी भी सारी चीज़ें होते हैं, हथियार वथियार, ये सब आपके पुरातात्विक साक्ष्य में आते हैं। परंतु साहित्यिक साक्ष्य के अंदर अगर आप देखोगे तो वैसी चीज़ें जिनका एक क्रमबद्ध रूप में क्या है, संकलन है, जिसके बारे में, उस समय के बारे में हमको जानकारी मिलती है, उसके बारे में लिखित प्रमाण है, उसका एक क्रमबद्ध एक संकलन है, जिसको हम पढ़ के कहते हैं कि वो हमारे लिए साहित्यिक साहित्य है। ठीक है, साहित्यिक ग्रंथ है। तो आज मुख्य रूप से अभी हम जो पढ़ेंगे, अब पढ़ेंगे हम धार्मिक साहित्य के बारे में, जिसके अंदर हम देखेंगे वेद, पुराण, उपनिषद, बहुत छोटी छोटी जानकारी है जिसको हमें समझना है। ठीक है, सबसे पहले अगर धार्मिक साहित्य की अगर हम बात करें तो धार्मिक साहित्य में सबसे पहला अगर हम किसी को माने तो वो है वेद। बहुत ऐसे, मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसे व्यक्ति होंगे जिसे वेद के बारे में नहीं पता होगा। हमारे भारत में कितने वेद हैं? भारत में क्या हैं, कितने वेद? टोटल 4 वेद हैं। एक है आपका क्या, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और एक अथर्ववेद। अथर्ववेद है ना। मैं आपको वेद पुराण नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि इनके माध्यम से हमको इतिहास की कैसी कैसी जानकारियाँ मिलती हैं। वेदों की रचना किसने की? महर्षि व्यास ने की थी, ये आप सबको पता है। उनका नाम कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी था। वेदों की रचना की। वेद हम इसलिए इसमें साहित्यिक स्रोत में पढ़ते हैं क्योंकि वेदों में ही हमें पता चला कि भारत में आर्यजन कहाँ से आए, कैसे आए और उनका जीवन कैसा था। क्योंकि आप जब भारत का इतिहास पढ़ते हैं तो भारत के इतिहास में आपको आर्यों के बारे में भी पढ़ना पड़ता है कि आर्यों का हमारे भारत में क्या प्रभाव पड़ा, जो कि ईरान इराक साइड से आए थे। उसके बारे की जानकारी जो हमें मिलती है वो वेदों से मिलती है, जिसको महर्षि वेद व्यास जी ने लिखा। उसमें हम आर्यों के बारे में, अनार्यों के बारे में, दासों के बारे में, दस्युओं के बारे में, उस समय की सामाजिक स्थिति क्या थी, वैदिक सभ्यता में क्या था, इन सभी चीज़ों का अगर हमारे पास कोई सोर्स है तो वो है हमारे पास क्या, साहित्यिक स्रोत के अंदर वेद है। इसलिए हम वेदों को थोड़ा सा यहाँ पे कंसर्न करते हैं। इसके बाद अगर हम देखें वेद के बाद तो आप देखेंगे ब्राह्मण। जैसे वेद है वैसे ब्राह्मण भी है। ब्राह्मण में अगर आप इसको संधि विच्छेद करेंगे तो ब्राह्मण में आप देखेंगे एक ब्रह्म वर्ड है। इसका मतलब होता है यज्ञ। इसका तात्पर्य क्या हुआ? मतलब यज्ञ के दौरान किए जाने वाले विधि विधान और कर्म कांडों में लगने वाले नियमों को जानने के लिए एक संकलन बनाया गया जिसे कहा गया ब्राह्मण। इसलिए आप देखना जब कभी भी आपके यहाँ यज्ञ होता है तो आप किसी न किसी ब्राह्मण को बुलाते हो, पंडित को बुलाते हो। उनका सीधा संबंध है यज्ञ के साथ, क्योंकि उस यज्ञ में लगने वाले जितने भी नियम हैं, जितने भी विधि विधान है, वो केवल एक ब्राह्मण को पता है। और वो इसलिए पता है क्योंकि वो ब्राह्मण पढ़ चुके हैं। तो यज्ञों में लगने वाले जितने भी नियम कानून हैं, कर्मकांडों में होने वाले जितने भी विधि विधान हैं, उन सबका संकलन है आपका क्या, ब्राह्मण। ठीक है।
इसके बाद ब्राह्मण के बाद हम देखेंगे उपनिषद के बारे में। उपनिषद शब्दों को समझने की कोशिश करना, क्योंकि शब्दों से ही पूरा खेल है और शब्द के आधार पे ही आपको समझ में आ जाएगा कि आपको याद भी नहीं करना पड़ेगा और आप इन चीज़ों को बहुत आसानी से समझ पाएंगे। ठीक है। उपनिषद का मतलब होता है समीप बैठना। उपनिषद का मतलब होता है समीप बैठना, पास में बैठना, समीप में बैठना। समझिए इसका मतलब क्या है। आपने पहले गुरुकुल देखा होगा। गुरुकुल में क्या होता था, गुरु ऐसे बीचों बीच बैठ जाते थे। एक गुरु, एक चबूतरा था, ऐसा करके एक चबूतरा हुआ। ये यहाँ पे एक गुरुजी बैठे हुए हैं और यहाँ पे ऐसे लाइन लगा के ऐसे गोल गोल बना के पूरे विद्यार्थी लोग बैठे हुए हैं। जब गुरु अपने शिष्यों को शिक्षा देते हैं, चाहे वो ब्रह्म ज्ञान दें, चाहे वो वेदों का ज्ञान दें, इन सभी ज्ञान को अर्जित करने के लिए जब शिष्य अपने गुरु के समीप बैठ के वो ज्ञान को अर्जित करते हैं, उसको कहते हैं उपनिषद। तो उन गुरुओं के द्वारा उन शिष्यों को कौन कौन सी शिक्षाएं दी गई हैं, जिनको वो समीप में बिठाल के, पास में बिठाल के उन लोगों ने उन्हें समझाया है, उन सभी का संकलन है किसमें, उपनिषद में। बहुत गहराई, लोग बोलते तो इतना है सियाने बुजुर्ग लोग कि ऐसा उपनिषद और ये वेद और वो वेद। दरअसल आप उसकी अगर पूरी हिस्ट्री को आप समझें तो आपको समझ में आएगा कि क्या है उसका मतलब। उपनिषद का सीधा सीधा तात्पर्य ये है कि समीप में बैठे शिष्यों को अगर कोई गुरु शिक्षा दे रहा है तो उसमें उन्होंने क्या, उनको जो बातें बताई हैं वो कहलाती हैं आपकी क्या, उपनिषद। और उपनिषदों को वेदों का अंतिम भाग भी कहते हैं। उपनिषदों को वेदों का अंतिम भाग, वेदों का अंतिम भाग भी कहते हैं। इस कारण से उपनिषद का एक नाम और पड़ा, इसका नाम पड़ा वेदांत। वेदों का अंत करना, वेदों का जो अंतिम भाग है वो ही कहलाता है उपनिषद। इसलिए उपनिषद को वेदांत भी कहते हैं। बहुत सारे उपनिषद हैं, आप लोगों को पता होगा, ईश, कठ, कैन, प्रश्न, तैत्तिरीय, मैत्रायण, मुंडक, मांडुक्य, ये सारे उपनिषद हैं। बहुत सारे उपनिषद हैं। आपको बता दूं, पीटी का क्वेश्चन है और कई बार पेपर में आता है। इन्हीं उपनिषदों में से एक उपनिषद है मुंडक उपनिषद। कई बार पेपर में आया है इसके बारे में, मुंडक उपनिषद। इस मुंडक उपनिषद से हमने हमारा राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते लिया है। मुंडक उपनिषद से ही हमने हमारा राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते लिया है, जो कि उपनिषद है एक। कई बार पेपर में आता है कि सत्यमेव जयते या राष्ट्रीय वाक्य निम्न में से किससे लिया गया है। 4 उपनिषदों के नाम देगा आपको, तैत्तिरीय, मैत्रायणी, मुंडक उपनिषद और मांडुक्य उपनिषद। इसमें से आपको आंसर लगाना पड़ेगा मुंडक उपनिषद के बारे में। ठीक है, तो ये है आपके उपनिषद। एक होते हैं आरण्यक। आरण्यक समझिए, आरण्यक क्या होता है। जैसे वेद हैं, ब्राह्मण हैं, उपनिषद हैं, ऐसे ही होते हैं आरण्यक। आरण्यक, आरण्यकों को ब्राह्मण ग्रंथों का अंतिम भाग कहा जाता है। इन ब्राह्मणों का अंतिम भाग है ये, ब्राह्मणों का अंतिम भाग। इसके साथ ही अगर आपने संस्कृत पढ़ा होगा तो आपको पता होगा आरण्यक मतलब क्या होता है। आरण्य, आरण्य, आरण्य मतलब होता है जंगल। नाम आरण्यक इसलिए पढ़ा क्योंकि इसकी जो अध्ययन किया जाता है वो किया जाता है जंगलों में। जंगलों में अध्ययन किए जाने के कारण इसका नाम पड़ गया आरण्यक। बहुत सारे ऐसे उपनिषद हैं जो आरण्यक हैं और बहुत सारे आरण्यक ऐसे हैं जो उपनिषद भी बने हैं। ठीक है, तो ये कहलाएंगे आपके आरण्यक। आरण्यक का तात्पर्य क्या हुआ कि जंगलों में पढ़ने के कारण इसका नाम पड़ा आरण्यक। इसे ब्राह्मण ग्रंथों का हम क्या कहते हैं, अंतिम भाग भी कहते हैं। किन्हें, आरण्यकों को कहते हैं। आरण्यकों में किन बारों में बताया जाता है ये भी आपको समझना चाहिए। आरण्यक में पीटी का क्वेश्चन है, कई बार आया है।
आरण्यक, जैसे वेदों में आपने देखा आर्यों अनार्यों के बारे में बताया जाता है, ब्राह्मणों में आपने देखा कि भैया यज्ञ से संबंधित जितने भी नियम कानून होंगे उनके बारे में बताया जाता है। उपनिषदों में हमने देखा कि गुरु जो शिष्यों को जो शिक्षा देते हैं उसमें उन्होंने क्या क्या उनको शिक्षा दी है उसके बारे में उपनिषद में बताया जाता है। तो ऐसे ही आरण्यक में भी तो कोई ना कोई टॉपिक को लेकर बनाया गया होगा। तो आरण्यक जो हैं ये दार्शनिक एवं रहस्यमय विषयों का इसमें वर्णन मिलेगा। पीटी में सीधे सीधे सवाल आया था कि निम्न में से किस में दार्शनिक एवं रहस्यमय या रहस्यात्मक विषयों का वर्णन मिलता है। 4 ऑप्शन देगा, वेद, ब्राह्मण, उपनिषद, आरण्यक। तो आरण्यक में दार्शनिक एवं जितने भी रहस्यात्मक विषय होते हैं उन सभी का इसमें क्या मिलेगा, आपको वर्णन मिलेगा। तभी तो वो जंगल में जाके पढ़ रहे हैं ना, तभी तो वो जंगल में जाके इसको लिख रहे हैं, क्योंकि किसी भी रहस्यमय चीज़ों का और किसी भी दार्शनिक चीज़ों का संबंध आप देखना घर में बैठ के नहीं मिलता आपको उसके लिए बाहर जाना पड़ता है। रहस्यों का अगर पता लगाना है तो वहाँ जाना पड़ता है। तो जंगलों में जाके इनके बारे में रिसर्च होता है, वहाँ पे लिखते हैं, इस कारण से इसको आरण्यक कहा जाता है। और आरण्यक के अंदर आप देखेंगे तो दार्शनिक एवं रहस्यात्मक जितने भी विषय होते हैं उनके बारे में इसमें वर्णन आपको देखने को मिलता है आरण्यक में। और अगर हम इन चारों को देखें तो ये किसके अंदर शामिल हो रहे हैं, आपके श्रुति के अंदर शामिल हो रहे हैं। किसके अंदर शामिल हो रहे हैं, श्रुति के अंदर। अब इतने सारी चीज़ें तो बना दिए, उस समय के लोगों ने लिख भी दिए, पर क्या इनके द्वारा लिखी गई चीज़ों को हम बहुत अच्छे तरीके से समझ पाए, इसके लिए भी कुछ ना कुछ उपचार तो होना चाहिए। देखिए, मैंने बहुत कठोर भाषा में अगर कोई चीज़ लिखा है और आपको बोलूँगा कि आप पढ़ लो, तो आपको तो समझ में ही नहीं आएगा, आप पढ़ भी नहीं पाओगे। इसलिए पढ़ने के लिए हमने कुछ ऐसे नई नई चीज़ें बनाए जिससे आपको पढ़ने लिखने में आसानी हो जाए। ऐसे ही मूल वेद ग्रंथों को पढ़ने के लिए, जो शुरू में वेद ग्रंथ बने, उनको पढ़ने के लिए हमने वेदों के कुछ अंग बनाए जिससे हम वेदों को पढ़ के उनका अर्थ आसानी से समझ सकें। कौन कौन से अंग हैं, तो वेदांग के नाम से पूछा जाता है, निम्न में से कौन आपके वेदांग नहीं है करके पूछा जाता है। और वेदांगों का हमने जो क्या किया, उनका हमने वेदांग जो बनाए वो इसलिए बनाए क्योंकि हम जो वैदिक मूल ग्रंथ हैं उनको हम आसानी से पढ़ सकें और समझ सकें। इसमें वेदांग में आप देखेंगे तो एक मिलेगा आपको छंद। छंद को वेदों का पैर कहा जाता है। छंद, पैर, पैर से ऊपर चलोगे तो आपको मिलेंगे हाथ। हाथ को कहा जाता है कल्प। वेदों के हाथ को कहा जाता है कल्प। ऊपर चलेंगे आपको तो आपको मिलेगी आंखें। आंखों को कहा जाता है क्या, ज्योतिष, जिसे वेदों की आंख कहा जाता है। साइड में आ जाइए तो कान मिलेंगे। कान को कहा जाता है निरुक्त, वेदों के कान। नाक, इसको कहा जाता है शिक्षा, जिसे क्या कहते हैं हम, वेदों की नाक कहते हैं। और एक और होता है व्याकरण। ये ऐसे 6 आपके क्या हैं, वेदांग हैं। सवाल आता है कई बार सही जोड़ी वाला, ऐसे करके आपके आमने सामने लिखा रहेगा और इनका सीक्वेंस ऊपर नीचे कर देता है, जोड़ी मिलाइए, कौन सा सुमेलित है और कौन सा सुमेलित नहीं है करके सवाल आता है। तो आप अगर देखेंगे तो वेदांग कितने हैं, 6 हैं। छंद, कल्प, निरुक्त, ज्योतिष, शिक्षा और व्याकरण। ठीक है, सबको बता दियो मैंने। छंद, छंद को हम वेदों का पैर कहते हैं। कल्प वेदों के हाथ कहलाते हैं। अगर आप आँखों की बात करें तो ये क्या कहलाते हैं, ज्योतिष, जिन्हें वेदों की आँख कहते हैं। कान कहलाएंगे आपके निरुक्त, जो कि वेदों के कान कहलाते हैं। और अगर आप बात करें नाक की तो ये कहलाएगी शिक्षा, वेदों की नसिका। और एक होता है व्याकरण। ये आपके 6 वेदांग हैं जो कि आपको वेद पढ़ने के लिए, वेदों को समझने के लिए आपके लिए सहायक होते हैं। तो वेदांगों का हमने क्या किया, यहाँ पे वर्णन किया, वेदांगों के बारे में बताया। इसके बाद अगर हम देखें तो ये सारी जितनी भी चीज़ें हमने देखा, ये सारी बातें आ गई श्रुति के अंदर। ब्राह्मण ग्रंथ के अंदर आप देखिए तो श्रुति के अंदर वेद, उपनिषद, वेदांग, ब्राह्मण, ये सारी चीज़ें आ गई। बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है इसमें, सिर्फ आपको ओवरव्यू पता रहना चाहिए कि भाई वेदों के बारे में एक्चुअल में बातें क्या है।
ठीक है। ऐसे ही एक आता है पुराण। पुराण के बारे में थोड़ा सा पता रहना चाहिए, क्योंकि पुराण के रचयिता के बारे में कई बार पूछ लेता है आपसे, और अक्सर लोग गलत करके आ जाते हैं पुराणों के बारे में। इतना तो पता होता है लोगों को कि ये पुराण है, विष्णु पुराण है, शिव पुराण है, गरुड़ पुराण है, मत्स्य पुराण है, दुनिया सब तो पता रहती है, पर उसको ये नहीं पता रहता कि पुराणों की रचना किसने की है, पुराणों के बारे में किसने लिखा है। ठीक है, तो अगली हेडिंग डालिए आप पुराणों के बारे में। पुराण, आप अगर देखें तो पुराणों की जो संख्या है वो टोटल 18 पुराण है हमारे यहाँ। कितने पुराण हैं? 18 पुराण। इन्हीं 18 पुराण में आप देखते हैं कई बार गरुड़ पुराण का हम घर में पाठ कराते हैं, कभी शिव पुराण, कभी दुर्गा पुराण, ऐसे अलग अलग, मत्स्य पुराण, है ना, ये सब अलग अलग पुराण हैं। और इन्हीं पुराणों का आप घर में कई बार देखेंगे आप, तो क्या कराते हैं हम लोग? पाठ कराते हैं। अगर पुराणों के रचयिता की बात करें कि पुराणों को किसने लिखा है, तो याद रखना लोमहर्ष और उग्रश्रवा बाप बेटे हैं। लोमहर्ष और उग्रश्रवा ये दो व्यक्ति हैं जिन्होंने पुराणों को लिखा, पुराणों की रचना की। लोमहर्ष और उसी का बेटा है उग्रश्रवा, जिसने पुराणों की क्या की? रचना की। अगर इसमें हम सबसे पुराना पुराण की अगर बात करें, देखो पुराण तो 18 हैं, और उसमें अगर आपसे कोई पूछे कि सबसे प्राचीन, सबसे पुराना पुराण कौन सा है, तो वो है आपका क्या? मत्स्य पुराण। इतना तो मिनिमम आपको पता रहना चाहिए कि पुराणों के बारे में किसने बताया? लोमहर्ष और उग्रश्रवा में, उग्रश्रवा ने बताया, उसने लिखा भी पुराणों को। और सबसे प्राचीन अगर कोई पुराण है तो वो पुराण है आपका कौन सा? मत्स्य पुराण। ठीक है, और कुल पुराणों की संख्या कितनी है? 18। आपके घर में दादा दादी होते होंगे, घर के कुछ सियाने बुजुर्ग इकट्ठे होते होंगे, तब वो वेद पुराणों की बात करते होंगे, तो अगर आपसे पूछ ही लिया तो क्या कर लोगे? तो वहाँ पे अपनी इज्जत बचाने के लिए आपको आवश्यक है कि आप इसके बारे में आपको जानकारी रहना चाहिए। ठीक है, ऐसे ही इनमें अगर हम और देखें स्मृति के बारे में, तो रामायण है, महाभारत है, मनुस्मृति है। अब ये तो आप सबको पता है रामायण महाभारत के बारे में, कि रामायण वाल्मीकि जी द्वारा, महाभारत, मनुस्मृति, ये सब आपको पता है। ठीक है, इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और है जिसको पढ़ना चाहिए, वो है आपके षट दर्शन। बहुत बहुत ज़्यादा जरूरी है। आपको पता है हमारे यहाँ षट दर्शन कितने हैं? षट देखो नाम से समझ में आ रहा है कि 6 दर्शन होंगे। कौन कौन से होंगे? एक होगा आपका सांख्य, एक होगा न्याय, ठीक, योग, ठीक, एक होगा आपका पूर्व मीमांसा, इसके अलावा एक हो जाएगा आपका उत्तर मीमांसा, उत्तर मीमांसा, और इसके अलावा एक हो जाएगा आपका वैशेषिक। ये आपके 6 दर्शन हैं, सांख्य, न्याय, योग, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा और वैशेषिक। ये आपसे इनके रचयिता, इनके जो संकलन करता हैं, उनके बारे में आपसे पूछा जाता है, तो लिख लीजिए इसको। सांख्य की अगर बात करें तो कपिल ने सांख्य के बारे में लिखा, न्याय की बात करें तो गौतम, योग की बात करें तो पतंजलि, ठीक है, पूर्व मीमांसा की बात करें तो जैमिनी, उत्तर मीमांसा व्यास, और वैशेषिक की बात करें तो ये है कणाद। ये आपके इम्पॉर्टेंट हैं, इनको तो बिल्कुल रट लो, याद कर लो, क्योंकि ये पेपर में आपसे पूछे जाने हैं IMP। निम्न में से सांख्य के रचयिता, न्याय के रचयिता, योग, पतंजलि का संबंध है योग से, गौतम का संबंध है न्याय से, पूर्व मीमांसा के रचयिता जैमिनी, ऐसे करके आपसे पूछे जाएंगे। तो 6 षट दर्शन होते हैं। इन 6 की 6 षट दर्शनों को हम पढ़ते हैं साहित्यिक स्रोत के अंदर, जो कि आपके सामने है, सांख्य, न्याय, योग, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, वैशेषिक। ये आपके 6 दर्शन हैं। ठीक है, तो ये आपका हुआ साहित्यिक धार्मिक वाला क्षेत्र, जहाँ से आपको ये पता रहना चाहिए कि कौन कौन सी चीज़ें हैं। और भी ऐसे बहुत सारे आप देखेंगे तो बहुत सारे साहित्यिक स्रोत के अंदर हम पढ़ते हैं। अष्टाध्यायी, पाणिनि का अष्टाध्यायी हो गया, ऐसे बहुत सारे हैं। तो एक एक का हम यहाँ पे वर्णन नहीं करेंगे। जब मैं एक बार आपको एक लिस्ट दूंगा, उस लिस्ट में सभी के नाम रहेंगे, उसके बारे में आप पढ़ लेना। जैसे अष्टाध्यायी हो गया, अष्टाध्यायी को पाणिनि ने लिखा था। मुद्रा राक्षस हो गया, विशाख दत्त ने लिखा था, ठीक है ना। कथा सरित सागर, सोमदेव ने लिखा। अर्थशास्त्र हो गया, कौटिल्य ने लिखा था। हाँ, रघुवंश हो गया, कालिदास ने लिखा था। हर्षचरित हो गया, बाणभट्ट ने लिखा था।
ये जितने भी चीज़ें हैं ये सब आपकी कहलाएंगी क्या, साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत आपके ये स्मृति, श्रुति, ब्राह्मण ग्रंथ में आएंगे। ये ब्राह्मणेतर ग्रंथ के अंदर हम देखते हैं तो आप देखेंगे जैन धर्म और बौद्ध धर्म की बातें पढ़ते हैं हम, उसमें जैन धर्म बौद्ध धर्म ने क्या बताया उसकी बातें पढ़ेंगे हम। तो ये जब हम जैन धर्म और बौद्ध धर्म पढ़ेंगे वहाँ पे एकदम डिटेल से इन चीज़ों को जानेंगे कि गौतम बुद्ध ने और महावीर जैन ने क्या क्या उस समय के बारे में बताया है। इनके खुद के ग्रंथ हैं, विनय पिटक है ना, सूत्र पिटक, ये सब हैं, ये अलग अलग हैं। तो हम इन सबको जैन धर्म और बौद्ध धर्म में हम जब आगे पढ़ेंगे तब उसको वहाँ पे क्लियर करेंगे। ठीक, तो ये हुआ आपके साहित्यिक स्रोत। अब आप देखेंगे इसमें कुछ लौकिक स्रोतों की अगर हम बात करें, लौकिक साहित्यों की बात करें, तो बहुत सारे ऐसे विदेशी व्यक्ति आए हैं जिन्होंने हमारे यहाँ पे क्या करके गए हैं, वर्णन करके गए हैं हमारे देश की स्थिति का, हमारे समाज का। जिसमें से मुख्य रूप से कुछ व्यक्तियों के नाम हैं, जैसे कुछ यूनान और रोम के जो लेखक आए उसमें से आप देखेंगे हेरोडोटस। हेरोडोटस सबसे पहला व्यक्ति था जो आया है हमारे यहाँ पे और उसने अपने लिखी हुई साहित्यों में हमारे देश के बारे में बताया, हेरोडोटस के बारे में। ऐसे ही कुछ चीनी यात्री भी थे। चीनी यात्री में अगर आप देखेंगे तो फाहियान था, हमारे मध्य प्रदेश में भी आया था फाहियान। एक था हेनसांग। इन सब ने अपने अपने समय में क्या किया, अपने अपने समय में भारत में ये लोग आए और आने के बाद भारत के ही स्थिति का इन्होंने अपनी यात्रा के दौरान वर्णन किया। और इन्हीं यात्राओं को अगर हम पढ़ेंगे तो हमें पता चलता है कि उस समय भारत की स्थिति क्या थी, भारत के लोग कैसे करते थे। ऐसे ही एक था आपका कौन सा, अरबी यात्री था अल बरूनी, जिसने किताब हिंद नामक किताब को लिखा था। ये सारे वृत्तांतों को जब आप पढ़ते हैं तो आपको समझ में आता है कि यार हमारे भारत की स्थिति कैसी थी। तो ये विदेशी विवरण हो गए। कुछ जीवनी अगर आप देखेंगे तो बहुत सारी जीवनी हैं। आप देखिए मैगस्थनीज की देखेंगे, मैगस्थनीज की जो किताब इंडिका है, यूनानी यात्री था आया, उसने भी यात्रा का विवरण किया, मैगस्थनीज ने भी। ये सब पढ़ना है। कुछ ऐसी ही जीवनी है, जैसे आप हर्षचरित पढ़ते हैं, बाणभट्ट ने लिखा, उसमें हर्ष के जीवन के बारे में पूरी बातें कही गई है। तो उस जीवनी को पढ़ने के दौरान हमें समझ में आता है कि उस समय भारत में क्या चल रहा था और हर्ष ने क्या किया उस समय भारत में। ये सब लौकिक साहित्य के अंदर आते हैं। तो ये हम सारे की सारे किस में पढ़ते हैं, साहित्यिक स्रोत के अंदर पढ़ते हैं। तो ये था आपका इतिहास को जानने के पूरे स्रोत, जिनसे आपको पता चलता है कि इतिहास में हुई घटनाओं का हमारे पास क्या प्रमाण है, और इन प्रमाणों के आधार पे ही आप अपने इतिहास के बारे में पूरा क्या करते हैं, वर्णन करते हैं। इसके बाद जब कभी भी अगर हम इतिहास पढ़ेंगे तो इतिहास में हम इन चीज़ों को ही अपना आधार बना के पढ़ते हैं कि मैं अगर कहीं पे बोलूँगा कि जैन धर्म में विनय पिटक में कहा गया है, तो आपको पता भी तो होना चाहिए कि विनय पिटक में है। मैं अगर आपको कहूँगा कि भैया इस ऐरण अभिलेख में, सागर में प्राप्त हुआ ऐरण अभिलेख में सती प्रथा के बारे में बताया गया है, तो पता भी तो हो आपको कि अभिलेख क्या है। हमें पुरातात्विक साक्ष्य मिले जिससे हमें पता चलता है कि ऐसा ऐसा हुआ, तो पता तो हो कि पुरातात्विक साक्ष्य कौन कौन से हैं और क्या क्या मिला होगा। इस ग्रंथ में इस राजा के बारे में ये बताया गया है, पता होना चाहिए आपको। ठीक है, तो ये सारे कहलाते हैं आपके इतिहास को जानने के साधन, इतिहास को जानने के स्रोत, जो आपको पता होने चाहिए और आज आपने जान लिया है। ठीक है, इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखना है, खासतौर में सटदर्शन को यहाँ ध्यान में रखना है। जो मैंने एशियाटिक सोसाइटी आप बंगाल के बारे में बताया, विलियम जोन्स, उसके बारे में ध्यान रखना है। ऐसे ही अगर हम अभिलेख की बात करें तो अभिलेख की में भी हम देखें तो 1837 में एक व्यक्ति हुआ जिसका नाम था जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में सबसे पहले सफलता हासिल की थी। ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अलग अलग समय में अशोक के अभिलेखों का पढ़ने की कोशिश की गई, परंतु सबसे पहले ब्राह्मी लिपि में जो उसके लिखित अभिलेख हमें मिले, उनको पढ़ने में जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में सफलता हासिल की। याद रखना, पीटी में एक बार ये सवाल आया था कि अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में कौन सफल हुआ, तो 4 ऑप्शन थे, जेम्स प्रिंसेप, विलियम जोन्स और 2 अलग व्यक्तियों के नाम थे। पीटी के सवाल हैं, ये यूपीएससी के सवाल हैं। ठीक है, हो सकता है पीएससी में भी इस साल पूछ ले, कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि पीएससी में सवाल आजकल कुछ इस लेवल पे आ सकते हैं। तो जेम्स प्रिंसेप पहला ऐसा व्यक्ति था जिसने अशोक के ब्राह्मी लिपि में लिखित अभिलेखों को पढ़ने में क्या की, सफलता हासिल की। इसके अलावा भी अगर आप देखेंगे अभिलेखों से कुछ संबंधित बातें करें तो सबसे ज़्यादा अभिलेख अगर किसी के हैं हमारे यहाँ तो वो अशोक के अभिलेख पाए जाते हैं, आपको पता है। खरोष्टी में पाए जाते हैं, ब्राह्मी लिपि में पाए जाते हैं, अरमाइक लिपि में पाए जाते हैं, यूनानी लिपि में पाए जाते हैं, अलग अलग क्षेत्रों में पाए जाते हैं।
तो ये अभिलेख के संबंधित एक बात थी। तो इन बातों को ध्यान में रखना है। इसके बाद से हम पढ़ेंगे क्या, मध्य प्रदेश का इतिहास, जहाँ से हम शुरू करेंगे पाषाण काल। पाषाण काल में क्या स्थिति थी, फिर राजा महाराजा, ये सब होते होते हमारा इतिहास पूरा कंप्लीट होगा। ठीक है।